वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसका नाम है जैपनीज टर्म्स। ठीक है, जब कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर जैपनीज टर्म्स के बारे में ही पूछा जाता है कि आपको जैपनीज टर्म्स पता है या नहीं पता है। जैपनीज टर्म्स क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी जैपनीज कंपनियां हैं, तो जापान में क्या किया जाता है कि कुछ टर्म्स को अपने इंडस्ट्रियल कल्चर में अपनाया जाता है, जिसके हिसाब से जिसके फायदे ये होते हैं कि वो कंपनियां बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, अब इंडिया में भी यही हो रहा है कि बहुत सारी जितनी भी कंपनियां इंडिया की जापान के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई हैं, उन सब में जैपनीज टर्म्स का यूज किया जाता है। और जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हो तो इन्हीं जैपनीज टर्म्स के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्या आपको जैपनीज टर्म्स के बारे में पता है। तो हम आपके साथ कुछ जैपनीज टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है 5S। व्हाट इज 5S? ठीक है, उसके बाद होता है 3G, 3M, 3K, HST और लास्ट में आता है काइजन। तो मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 5S से। तो 5S में क्या होता है दोस्तों, 5 S होते हैं जिनमें प्रत्येक S की जो मीनिंग है वो अलग है। ठीक है, जापान में देखिए, जापान में उस S को क्या कहा जाता है, कुछ जापान के जो है शब्द जो है वहां के वो भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है 5S में, जो S का मतलब होता है उसका मतलब है सीरी। ठीक है, दूसरे S का मतलब होता है सीतोन, तीसरे का है सीसो और चौथे S का मतलब होता है सिकेत्सु और लास्ट में फाइनल में जो आता है उसका मतलब है शित्सुके। अब यहाँ पे देखिए इंडिया में इनको क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहला जो सीरी है, जिसको वहां पे जापान में सीरी बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ इंडिया में सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई कर देना। मान लो सपोज करो आपने कहीं कोई एक जगह सामान इकट्ठे कर दिए बहुत सारे, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सामान कहाँ पर है, कैसे हम इसको हटाएं या कैसे हम इसको मैनेज करें। तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें सॉर्टिंग कर देना है। सॉर्टिंग का मतलब छटाई कर देना। ये अलग, ये एक कैटेगरी के सामान एक तरफ, दूसरी कैटेगरी के दूसरी तरफ, तीसरी कैटेगरी के तीसरी तरफ। तो पहला काम हो गया। दूसरा शब्द आता है सीटोन। सीटोन का मतलब जापान में सीटोन कहा जाता है और यहाँ पे उसको कहते हैं हम अरेंजमेंट। अब हमें सामान तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें उसको सामान को रखने के लिए क्या करना है, उसके लिए जगह बनानी है। अब हमें पता नहीं है जगह कौन सी कहाँ पे रखना है। मान लो किताबें इस तरफ रखनी है एक रैक में, पेन एक रैक में रखना है ना, बर्तन एक जगह रखने हैं, फर्नीचर एक जगह रखना है या टूल्स एक जगह रखने हैं, तो उन सब चीजों को हम अरेंजमेंट कहते हैं। तीसरा वर्ड आता है सीसो। सीसो का मतलब होता है क्लीनिंग। अब हमने सामान के लिए सामान इकट्ठा भी कर लिया, छटाई कर ली, सामान के लिए जगह बना ली, उसके बाद आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब हमें उसको साफ कर करके रखना है। ठीक है, अगला आता है सिकेत्सु। सिकेत्सु का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सामान हमने सब कुछ कर दिया, इकट्ठा भी कर लिया, उसके लिए अरेंजमेंट भी कर दिया और उसको हमने क्लीन भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हम उसको रखेंगे वहां पर उसका मार्किंग कर देंगे। जैसे टूल्स रख दिए हमने एक रैक में, तो वहां पर हम नीचे एक पर्ची पे लिख के या पेंट करके लिख देंगे वहां पे कि यहाँ पे टूल्स है। नीचे हमने कोई जगह मशीन रखनी है जहाँ पे, तो वहां पे हम मशीन लिख देंगे कि यहाँ पे मशीनें रखी जाएंगी। कहीं पे स्क्रैप पड़ा है तो हमें वहां पे रख देंगे स्क्रैप। आपने इंडस्ट्री में कई बार देखा होगा, अगर कहीं पे फ्यूल रखे होते हैं, जैसे जहाँ पे फायर से संबंधित जो ज्यादा चीजें रखी रहती हैं, जैसे जहाँ पे खतरा रहता है ना, स्मोकिंग लिखा रहता है कई जगह कि डू नॉट स्मोक, यहाँ पे स्मोक करना नहीं है, और तो वहां पर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो उस चीज को हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। लास्ट में आता है शित्सुके। ये जो लैंग्वेज वर्ड है शित्सुके, इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। और 5S का सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सेल्फ डिसिप्लिन। हम ऊपर के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से ही डिसिप्लिन नहीं है तो ये ऊपर के सब खराब हो जाएंगे, इनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पांचवा जो ऐसे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड जो हमारी जैपनीज टर्म्स जिसकी हम बात करते हैं वो है 3G। 3G में 3G होते हैं, जिनमें हर G का मतलब अलग होता है। देखिए पहले है गेंची, दूसरे G का मतलब होता है गेनबुत्सु और तीसरे G का मतलब होता है गेनजित्सु। गेंची का मतलब होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, 3G किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इन तीनों G का मतलब बताऊंगा, जिससे आप भी अपने अगर कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं जाना सॉफ्टवेयर उसके इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, गेंची। गेंची का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई घटना घट गई है तो आपको उस जगह पे पहले जाना है। ठीक है, उसको हमारे यहाँ की भाषा में उसे कहते हैं गो टू द एक्चुअल प्लेस, यानी कि उस स्थान पे पहले हमें जाना है। ठीक है,
उसके बाद आता है गेनबुत्सु। गेनबुत्सु का मतलब होता है कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद हमें वास्तविक स्थिति को देखना है पहले कि भाई एक्चुअल में कंडीशन क्या थी, कोई दिक्कत हो गई है, कोई फॉल्ट हो गया है, कोई घटना हो गई है, तो हमें पहले पता लगाना है कि किसकी गलती थी। ठीक है, हम दोनों ही पक्षों की बात सुनेंगे, सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं गेनबुत्सु। ठीक है, लास्ट में आता है गेनजित्सु। गेनजित्सु का मतलब होता है कि जब हम वहां पर पहुंच गए उसके बाद हमने सारी चीज एनालाइज कर ली, लास्ट में फाइनली हमारा काम क्या बचता है, हमें डिसीजन लेना है ताकि वो दुर्घटना दोबारा ना हो, वो फॉल्ट दोबारा ना हो। तो हम उसके लिए कहते हैं, यहाँ पे उसको कहा जाएगा टेक एन नेसेसरी एक्शन, यानी फाइनली हम उसके लिए क्या सोल्यूशन कर रहे हैं वहां पे, तो उसको हम कहेंगे टेक अ नेसेसरी एक्शन या फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 3 पे आता है 3M। कंपनी के अंदर क्या होता है कि हर कंपनी ये चाहती है कि हमारे वर्कर अच्छे से काम करें, अच्छे से उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्शन देखिए तभी अच्छा होता है, कोई किसी भी कंपनी का नाम तभी इतना ऊपर होता है। अब मारुति को देख लीजिए, मारुति इतनी नंबर 1 कंपनी इसलिए बन गई है, टाटा को देख लीजिए, महिंद्रा को देख लीजिए, हीरो को देख लीजिए, ये सब कंपनियां इतनी अच्छे लेवल पे इसलिए पहुंच गई है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी वगैरह का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही 3M जो है वो भी हमारे एक तरीके से सेफ्टी का, उस तीनों M में यही चीज ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है, किस जगह एम्प्लॉय के लिए दिक्कत है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है, जिनमें पहले M का मतलब होता है ओवरबर्डन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुड़ी। मुड़ी का मतलब होता है ओवरबर्डन, यानी कि सपोज करो एक जगह कहीं पे कोई 10 जने सामान लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर 500 डब्बे रखे हैं और हर बंदे को वो 10 बंदों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। सुपरवाइजर अगर क्या कर दे, एक बंदे को 50 डब्बे दे दे, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 30 डब्बे उठाने की है और उसको अगर 50 डब्बे दे दिए जाए तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बीच में जाके गिर जाएगा, या तो खुद चोट खा लेगा, या जो सामान हमारा, हम उसको सामान दे रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, उसको गिरा देगा, या ऐसा भी हो सकता है सामने वाले किसी बंदे को नुकसान पहुंचा दे, है ना। तो उस कंडीशन को कहा जाता है ओवरबर्डन, यानी कि किसी से ओवरबर्डन, उस पर ज्यादा नहीं डालना चाहिए, किसी पे जितना काम वो कर सकता है उसको उतना ही काम देना चाहिए। नंबर 2 है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में 5 डब्बे जा रहे हैं, एक बार में अगली बारी में एक ही डब्बा जा रहा है, तो उसको एक लेवल फिक्स कर देना चाहिए कि एक बार में 2 डब्बे जाएंगे तो 2 ही जाएंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर हो सकता है +-1 एक आध ऊपर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में आप 10 बंदों को बिठा रहे हो, दूसरी गाड़ी में 2 ही बंदे बैठ के जा रहे हैं, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंसी में आ जाएगा। 3rd नंबर पे आता है मुद्दा। हर कंपनी का इस पॉइंट पे पूरा ध्यान रहता है मुद्दा पे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वेस्टेज, देखिए कोई भी कंपनी प्रॉफिट पे तभी जा सकती है जब वेस्टेज पे वो पूरा कंट्रोल रखे। आप भी अपने घर में सेविंग तभी कर सकते हो अपनी जॉब में, जब आप अपने हर जो आपके फालतू के खर्चे हैं हो रहे हैं आप उनका पूरा ध्यान रखो। अगर आप उनको ध्यान नहीं रख सकते तो आप कोई भी सेविंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैं आपको 7 टाइप के वेस्टेज बताऊंगा जो कंपनी में होते हैं, जिनके ऊपर कंपनी पूरा ध्यान रखती है। सबसे पहला जो वेस्टेज होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या होता है, कंपनी मान लो सपोज मारुति की बात करो या किसी भी कंपनी की बात करो, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करके आपको दे दिए, तो उसके लिए वो कच्चा माल बाहर से मंगा रही होगी, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो तो एक तरीके से कंपनी को ही बेयर करना है ना। तो वेस्टेज में सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक, दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है मोशन का। कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, तो उसके लिए मोशन हो रहा है, बंदे भी चल के जा रहे हैं, 15 मिनट 100 फ्लोर पे जाने में लगा देगा, 15 मिनट आने में लगा देगा, फिर लंच के लिए जाएगा 15 मिनट वापस आएगा, तो वो मोशन और मशीन का मोशन। ठीक है, मशीन जो चल रही है, जो मशीन यहाँ से लोड उठा के वहां लेके जा रही है, वहां से लेके वहां जा रही है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसका फ्यूल का खर्चा, वो सब क्या है मोशन में आ जाएगा। पहला हो गया हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया हमारा मोशन, तीसरा हो जाता है इन्वेंट्री। कई बार कंपनी क्या कर लेती है कि अगर उसको पता है कि भाई हमारा डेली का 500 प्रोडक्ट निकल जा रहे हैं, 500 पीस किसी चीज के निकल जा रहे हैं, और सपोज अगर किसी दिन छुट्टी हो जाती है और प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अगले दिन हमें चाहिए तो थे 500 लेकिन हमारे पास प्रॉपर नहीं बन पाए, तो उन सब चीजों से बचने के लिए कंपनी क्या कर देती है, कुछ स्टॉक अपने पास रख लेती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले से स्टॉक होता है, एक तरीके से अगर सपोज करो मान लो वो नहीं बिका, आगे नहीं उसकी डिमांड हुई, तो वो तो कंपनी को ही लॉस भरना पड़ेगा उसका। तो इन्वेंट्री भी एक तरीके का वेस्टेज ही है और ये एक तरीके का रिस्क भी है। जैसे मारुति, अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर
ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी। उसका मेन रीजन यही था कि एक तो उन्होंने BS4 वाली गाड़ियां ज्यादा बना ली और उसको इन्वेंट्री में अपने स्टॉक कर लिया, और फिर ये रूल आया कि अप्रैल 2020 के बाद से आप BS4 वाली गाड़ी को लॉन्च नहीं कर सकते। तो उन सब कंडीशन में जो गाड़ियां पहले से बनी हुई थी वो सब क्या हुई, बेकार हो गई, डैमेज हो गई, क्योंकि उनको कंपनी बाजार में नहीं उतार सकी। तो वो सारा का सारा लॉस जो है कंपनी को ही सहन करना पड़ा। तो हमने पहले बता दिया ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन, और उसके बाद आता है ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन में भी यही चीज होता है कि आपने जितना करना था उससे और ज्यादा बना बना के रख लिया। अगला पॉइंट आता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि हमने कोई भी चीज बनाते हैं कंपनी में तो उसके लिए पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि इतना पैरामीटर इसका होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके बाद भी उसमें पूरा ध्यान से लगे हुए कि नहीं भाई इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें इतना ही चाहिए, तो वो कहलाती है ओवर प्रोसेसिंग। उसमें मैन पावर ज्यादा लगती है, मशीन की कॉस्ट ज्यादा बन जाती है, मेंटेनेंस का खर्चा आता है। ठीक है, टूल्स का तो आपका लगता ही है, मटेरियल का खर्चा आएगा, तो वो भी एक तरीके का वेस्टेज में आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में आता है डिफेक्ट। अगर आपने कोई पीस बनाया, कोई प्रोडक्शन किया किसी चीज का, तो उससे क्या होगा कि उससे जैसे कोई आपने प्रोडक्ट बना दिया और उसमें डिफेक्ट आ गया, तो वो भी एक तरीके से कंपनी के लिए लॉस ही है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया 3G और 3M। मुद्दा के मैंने आपको 7 टाइप के वेस्टेज बता दिए, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट्स, है ना। और इस तरीके से फ्रेंड्स उसके बाद आता है 3K, HST और काइजन। तो 3K के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले K का मतलब होता है किमेरारेता कोतोगा। ठीक है, देखिए जैपनीज टर्म्स हैं, आपको पहली बार में सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये वर्ड्स कैसे हैं, हम इनको कैसे याद करेंगे, लेकिन ये आपको अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। किमेरारेता कोतोगा का मतलब होता है व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, यानी कि हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि जो निर्णय हमने ले लिया है, ठीक है, किसी भी काम को करने का, कोई पॉलिसी बन रही है तो उसके लिए हमने क्या डिसाइड कर लिया है, उसको जापानीज भाषा में कहा जाता है किमेरारेता कोतोगा। दूसरा है किहोन दोरिनी। किहोन दोरिनी का मतलब है एज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अनुसार ही हमने कोई डिसीजन लिया होगा। तो पहला है कि हमने जो डिसीजन लिया है, पहला जो डिसीजन लिया है, दूसरा हो जाएगा किस स्टैंडर्ड के आधार पर उसको लिया गया है, और तीसरा आता है किचिन तो ममारू। इसका मतलब होता है मस्ट बी फॉलो, यानी कि जो आपने डिसीजन लिया है वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए और होता भी है, और बाद में हमें उसे फाइनली फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है HST। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको फुल फॉर्म इसकी होती है हयारी हतो ट्रेनिंग। ये एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है या ट्रेनिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी जगह हमें ऐसा मिलता है कि जहां पे कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो हमें क्या करना होता है, उस दुर्घटना के खतरों को पहले से पहचानना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कहीं पे कोई वायर जो है वो ढीला हो रहा है, स्पार्क हो रही है उसमें रोज रोज, और बंदे 500 आदमी उस शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि यार ये वायर में जो है स्पार्किंग हो रही है, तो इसके कुछ तो ऐसे करते हैं कि छोड़ो जो होगा देखी जाएगी, कंपनी सुपरवाइजर अपने आप देखेगा या और बंदे हायर मैनेजमेंट अपने आप देखेगा उसको, है ना। लेकिन कुछ बंदे क्या करते हैं, उस चीज को नोट करके सुपरवाइजर को बता देते हैं कि सर देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, अगर ये कंटिन्यू ऐसी होती रही तो एक दिन क्या होगा, ये तार यहाँ से जल के टूट जाएगा और हो सकता है किसी को करंट लग जाए। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हयारी हतो ट्रेनिंग या फिर नियर मिस। ये नियर मिस की घटनाएं होती हैं। एक्सीडेंट होने से पहले उसको अगर हम भांप लेते हैं तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो होती है HST या हयारी हतो ट्रेनिंग। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये जापानीज टर्म्स का, ये है काइजन। काइजन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में लगातार आपको इंप्रूवमेंट करते जाना है, तो उसके लिए हमें काइजन टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप देखिए ये क्या है, जापानीज टर्म जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको जरूरी नहीं है कि आप कंपनी में ही इनको फॉलो करो। अगर आप घर पे रहते हो, घर में भी आप 5S का यूज कर सकते हो। कहीं कोई घटना घट गई तो आपको 3G का यूज करना पड़ेगा। घर में आप सेविंग करने के लिए आपको 3M का यूज करना पड़ सकता है। कोई पॉलिसी, कोई नियम बना रहे हैं तो 3K का यूज कर सकते हैं, और किसी दुर्घटना को होने से बचाने के लिए हमें HST का यूज भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप ये समझ के चलिए, मान लो सड़क पे कोई ब्रेकर है, ठीक है, कोई जगह ब्रेकर हो रहा है या कोई जगह गड्ढा है, तो
तेजी से आने वाले लोगों को वहां पता नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, वो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, आगे जगह जगह देखा होगा आपने, रास्ते में बोर्ड बने रहते हैं, साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि भाई यहाँ पे तिरु मोड़ है ना, यहाँ पे रास्ता ज्यादा तेज ना चलाएं, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मतलब वार्निंग साइन वो लगा के रखते हैं कि भाई आगे रास्ते पे ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपको मिलेंगी। और लास्ट में आता है काइजन, इसका मतलब यही है कि आपको कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।